बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 2024 के लोकसभा और इस साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव पर टिकी बीजेपी की नजरें। पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया वैश्विक आतंकवादी। हाफिज सईद के रिश्तेदार मक्की पर भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाने, अवैध फंडिंग और युवाओं को उकसाने के आरोप। पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन 4 अलग अलग सत्र में बुनियादी ढांचे में निवेश के तमाम पहलुओं पर बातचीत। भोपाल में थिंक 20 की बैठक में दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल। कल से तिरुवनंतपुरम में होगी स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक। आज से 23 जनवरी तक देश भर में आइकॉनिक इवेंट सप्ताह आजादी के 75 साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गृह मंत्रालय की ओर से होंगे कई कार्यक्रम। पोर्ट ब्लेयर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा समापन। भुवनेश्वर में आज हॉकी वर्ल्ड कप में होंगे 2 अहम मुकाबले। पूल बी में जर्मनी बेल्जियम और जापान कोरिया के बीच होगी भिड़ंत। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज जोकोविच खेलेंगे पहले दौर का मैच। नडाल, मेदवेदेव और सित्सिपास सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों ने बनाई अगले दौर में जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हुए हैं। आज की बैठक का केंद्र प्रधानमंत्री का भाषण है। जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उनके संबोधन के साथ बैठक का समापन हो जाएगा और पार्टी एक नए जोश और उत्साह के साथ काम में जुट जाएगी। तो आज भी देखना होगा कि बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कैडर को क्या मैसेज देते हैं। दरअसल इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा और कल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी में मौजूद सदस्यों से कह दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में काम पर लग जाएं, क्योंकि 9 राज्यों में से हर चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। और वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी लोग चुनाव के लिए कमर कस लें। सभी राज्यों में जीत दर्ज करनी है। इसके अलावा एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। इस बात की चर्चा हुई कि दुनिया में भारत की छवि अच्छी हुई है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए विपक्ष की आलोचना भी की गई। कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने पार्टी महासचिव अरुण सिंह से खास बातचीत की। देखिए। केंद्रीय महासचिव अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण सिंह जी, ये थीम है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें गरीबों का भी कल्याण हो रहा है और किसानों के लिए बहुत सारे काम किया है। उसी के साथ साथ भारत का गौरव भी बढ़ रहा है और पीएम गति शक्ति योजना से लेकर के गुड गवर्नेंस, सांस्कृतिक के संवाहक, यह देखेंगे। इस प्रदर्शनी को देख करके लगता है कि भारत की बदलती पूरी तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। लोग इसको देखें और जाकर के लोगों से चर्चा करें, इसका उद्देश्य यही है। सारे जो सदस्य यहाँ आए वो राज्यों में संदेश को लेकर जाएंगे? बिल्कुल, संदेश लेके जा भी रहे हैं और यहाँ बहुत सारे डाटा हैं, लेटेस्ट डाटा हैं, उन आंकड़ों को लेकर के लोगों से संवाद करें और ये प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें, इसका उद्देश्य यही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कार्य समिति के सदस्य हैं, जो नेता हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो प्रदर्शनी लगाई गई, इस तरह से आप देखिए संस्कृति के संवाहक, जो सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना का काम हो रहा है। काशी में हम जानते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। इसके साथ ही साथ जो तमाम ऐसे काम हुए हैं जिससे जो भारत की जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो उभर कर सामने आई है। तो ये प्रदर्शनी दरअसल इसलिए लगाई गई है कि यहां से एक संदेश निकलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में
क्या काम हो रहा है देश में और दुनिया में, किस तरह से भारत की पहचान और मजबूत होकर उभरी है। कैमरामैन आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कार्यकारिणी जिस जगह पर हो रही है वहां अलग अलग 6 थीम पर बीजेपी ने प्रदर्शनी भी लगाई है। ये प्रदर्शनी केंद्र सरकार की योजनाओं का एक आईना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एनडीएमसी सम्मेलन केंद्र में हो रही है और इसी जगह पर बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई है 6 थीम पर आधारित। हम देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में सुशासन सर्वप्रथम, और इस तरह से अलग अलग थीम पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर जो आगे बढ़ रहा है, आतंकी घटनाओं की वहां पर कमी हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की खुशहाली के लिए जो काम किया गया है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग थीम पर, कुल 6 थीम है जिस पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। आप हमारे बाईं तरफ देखिए, विश्व गुरु भारत। दुनिया भर में जो भारत की पहचान जो मजबूत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, हम जानते हैं कि जिस तरह से वैश्विक संकट में मददगार बना है भारत, उसका जिक्र है। जिस तरह से दुनिया भर में भारत की तारीफ हुई है, हमने संकट के दौरान दुनिया भर की मदद की है। युद्धग्रस्त जब यूक्रेन से वापस जब भारतीय नागरिकों को लाया गया, योग की महिमा जो चारों तरफ हुई है, इस तरह से हम G20 में जानते हैं कि भारत को अध्यक्षता मिली है। तमाम जो प्रयास हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसको इन प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। और प्रदर्शनी देखने भी जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग आए हैं। सेवा, संगठन और समर्पण बीजेपी सरकार का मंत्र है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करना है, सेवा का काम करना है। पार्टी संगठन उसके लिए हमेशा आगे काम करती है, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ काम करना है। तो उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि प्रदर्शनी में दरअसल जो चीजें दर्शाई गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उस संदेश को जनता तक ले जाना है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने अपने राज्यों में जब जाएंगे, वहां प्रदर्शनी की जो 6 थीम है, जिसमें विश्व गुरु भारत है, सुशासन सर्वप्रथम है, सेवा संगठन समर्पण है, और जो बाकी थीम है उसके संदेश को जनता तक ले जाएंगे कि बीजेपी सरकारें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकार किस तरह से जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, जिससे भारत की जो स्थिति है, जो भारत का गौरव है, वो ऊंचा हुआ है। दुनिया भर में भारत की पहचान और मजबूत से उभरी है। कैमरामैन आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे और ऐसे में अब वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले आज जो आर्थिक प्रस्ताव है वो रखा गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा संभवतः, और उस पर क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं थोड़ी देर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ब्रीफिंग के जरिए बताएंगे। इसके साथ ही साथ जो कल राजनीतिक प्रस्ताव आया था उसमें जिक्र हुआ था कि गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत मिली है वो उसी तरह की जीत जो 9 राज्य के चुनाव है 2023 में, उसमें कमर कसनी है, दोहराना है और उससे सीख लेनी है गुजरात में। CR पाटिल जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें जब बैठक हुई थी बीजेपी के संसदीय दल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना की थी और गुजरात की जीत का श्रेय उन्हें और गुजरात की कार्यकर्ता को दिया था। तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है, जो खबर आ रही है कि किस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतनी प्रचंड जीत सुनिश्चित की गई, कैसे ये संभव हो पाया। उस पर बीजेपी के कार्य समिति के सदस्यों को एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। उस बारे में भी जब 11:30 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, तब वो जानकारी दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज का जो पहला सत्र है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, गुजरात को लेकर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि कैसे बीजेपी वहां लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है और 27 वर्षों बाद सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, जीत के साथ वहां पर सत्ता में आई है। और दूसरा, आर्थिक प्रस्ताव जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 प्रस्ताव हमेशा आते हैं। हम देखते हैं जब राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, एक राजनीतिक प्रस्ताव आता है और एक आर्थिक प्रस्ताव आता है। तो राजनीतिक प्रस्ताव कल आ चुका है, आज आर्थिक प्रस्ताव आ रहा है। उस पर ब्रीफिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे के बाद करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। और इसके बाद जो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, 4 राज्यों के बारे में कल चर्चा हो चुकी है, 5 बाकी बचे राज्यों पर चुनाव के संगठन के लिहाज से चर्चा भी होगी। ऐसे में शैलेंद्र, गुजरात का जो मॉडल है और उस पर ऐसी प्रचंड जीत, आने वाले कल के लिए हम जब 9 राज्यों की बात करते हैं 2023 में जो इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक मार्किंग यहां से सेट की जा सकती है, रणनीति बन सकती है कि उसी तरह का रिजल्ट बाकी राज्यों में भी देखने को मिले। बिल्कुल 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 गौरव, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजरात की जीत से जो सीख मिली है, जो सबक मिला है, वो बाकी राज्यों में किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है उस पर चर्चा होगी। और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात को कहा भी कि किस तरह से एक सीख लेनी है गुजरात की जीत से, और जो 9 राज्य है वहां हर जगह जीत सुनिश्चित करनी है। उसके लिए कार्य समिति के सदस्यों को जुट जाना है। जो कमजोर बूथ है उस पर बहुत मजबूती से काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी उस रणनीति पर आगे बढ़ेगी जहां सभी राज्यों में, चुनाव वाले राज्यों में जीत सुनिश्चित हो, जीत की तरफ आगे बढ़ा जाए, उसकी एक व्यूह रचना हम देख रहे हैं कल और आज की जा रही है। तो ऐसे में क्या जो चुनावी राज्य हैं वहां के संगठन में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है रणनीति के तहत? ये देखिए, निश्चित तौर पर हम देखते रहे हैं कि समय समय पर संगठन में कुछ नियुक्तियां, कुछ बदलाव होते रहे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले एक तरह से बहुत उचित नहीं होता जब हम कोई बड़ा बदलाव देखते हैं। कुछ प्रभारियों की नियुक्ति, चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति, वो अलग बात है, वरना कोई बड़ा बदलाव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या फिर पार्टी संगठन महामंत्री के राज्य के स्तर पर तौर पर वो पार्टी से बचती है, क्योंकि एक संगठन की टीम सेट हो चुकी होती है, एजेंडा सामने होता है, कैसे जीत दिलाना है। तो निश्चित तौर पर हम उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कुछ अपवाद हो तो नहीं कह सकते, वरना हम देखेंगे कि जो मौजूदा टीम है वो उसे और चुस्त दुरुस्त बनाकर उसे और सक्रिय कर आगे बढ़ा जाएगा इन 9 राज्यों में। ऐसे में क्या नए चेहरों को भी यहाँ पर जगह मिलती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे पार पाने के लिए प्रधानमंत्री खुद मानते हैं इस बात को कि युवा शक्ति आने वाले कल का भविष्य है। देखिए, आप देखिए, न केवल इन 9 राज्यों में बल्कि चुनाव दर चुनाव, हाँ, राज्य दर राज्य हम देख रहे हैं कि बीजेपी युवाओं को आगे ला रही है। संगठन के स्तर पर जगह दिया जा रहा है, पार्टी में जगह दी जा रही है, सरकार में जगह दी जा रही है, टिकट वितरण में उनको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को जितना संभव हो राजनीतिक स्तर पर पार्टी में मौका दिया जाए, सरकार और संगठन में मौका दिया जाए। तो निश्चित तौर पर हम उससे होता हुआ देख रहे हैं तमाम, चाहे उत्तर भारत के राज्य हों, दक्षिण भारत के राज्य हों, आज ऐसे कई चेहरे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित हो चुके हैं बीजेपी के, जिनको अब से कुछ वर्ष पहले शायद उतनी चर्चा नहीं मिली थी। आज आप बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखें, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखें, किस तरह से जो युवा चेहरे हैं उन्हें आगे लाया गया है। सरकार में देखें, कई युवा चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। संगठन में देखें, राज्यों में कई युवा चेहरे हैं, अपेक्षाकृत एक युवा टीम है पहले के मुकाबले। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये समय समय पर सुनिश्चित करती है, और गुजरात में हमने देखा कि बड़े स्तर पर टिकट वितरण में भी ध्यान रखा गया और उसका फायदा भी मिला चुनावी नतीजे के तौर पर। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोश भी कार्यकर्ताओं में भरने का जो काम है वो भी करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा मूल मंत्र भी देंगे, तो ये कितनी बड़ी बूस्टर डोज साबित होगी? क्योंकि चुनाव तो सामने है ही है, ऐसे में चुनौतियों को पार पाने के लिए प्रधानमंत्री के ये मूल मंत्र कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होंगे? निश्चित तौर पर कार्यकारिणी से जो सबसे अहम संदेश है वो समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जाएगा कि कैसे चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ना है, कैसे जनता तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है, कैसे दुनिया भर में हम जानते हैं कि भारत की जो छवि मजबूत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि भारत के गौरव को लेकर जो भारतीय हैं उनमें एक नया आत्मविश्वास आया है। जो भारतीय हैं उनकी आकांक्षाएं सरकार पूरा कर रही है। जो युवा हैं वो ये जानते हैं कि अब एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां पर अवसरों की कमी नहीं है, वो जो चाहें वैसे अवसर अब सरकार की मदद से मिल सकते हैं, और उसकी मेहनत की वजह से सरकार
संगठन और जनता जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, जनता को जो लग रहा है कि कोई भी जो अभियान सरकार चला रही है उसमें जनता का सहयोग से उससे सफलता को पाया जा सकता है। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र हो सकता है और यहाँ से एक संकेत निकल सकता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए। निश्चित तौर पर। तो आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। यह फैसला यूएनएससी की ISIL, दाइशा और अल कायदा प्रतिबंध समिति ने लिया है। पिछले साल भारत की ओर से लश्कर के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन चीन ने इसे रोक दिया था। इसके बाद भारत ने चीन पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जिसे भारत में 26 नवंबर 2011 को हुए चरमपंथी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यूएन की ओर से जारी बयान के अनुसार कल 16 जनवरी को सुरक्षा परिषद की समिति ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में अब्दुल रहमान मक्की का नाम शामिल किया है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जा सकेगा और मक्की पर यात्रा सहित कई अन्य प्रतिबंध भी होंगे। वैसे भारत और अमेरिका पहले ही अपने अपने देश में अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। मक्की पर युवाओं को कट्टरता की ओर उकसाने का आरोप है। इसके अलावा मक्की पर भारत में हमलों की योजना बनाने और अवैध फंड जुटाने सहित कई आरोप हैं। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर काशी के धार्मिक संस्थान और काशी के विद्वानों में नाराजगी है। इन विद्वानों में गोस्वामी तुलसीदास के वंशज भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि इसे सही तरीके से पढ़ने और समझने की जरूरत है। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो मुगल काल था और वो भारत के लिए कहिए तो वो बहुत ही कठिन समय था और उसमें दुनिया भर के झंझावत, लोग अपने धर्म से भागना शुरू किए, इधर उधर कन्वर्जन, कितने दिक्कत सब हुए थे। उस समय गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस लिखा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो कहेंगे कि रामचरितमानस आपको खूब जम के पढ़ना चाहिए और बिना पढ़े उसका ऐसे मतलब उतावला हो के आप किसी हेतु से उसके उटपटांग अर्थ न लगाएं। इस ग्रंथ में कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप किसी का अनादर करिए, और अगर इस तरह की बात अगर हो रही है तो हम समझते हैं कि उनको रामचरितमानस थोड़ा ठीक से पढ़ना चाहिए और किसी विद्वान के साथ पढ़ना चाहिए जो कि उनको उसका अर्थ बताए। मानव मात्र के उद्धार के लिए शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा संचलन हेतु निर्माण किया गया। यह किसी वर्ग विशेष को गिराने की दृष्टि से या किसी वर्ग विशेष को उठाने की दृष्टि से ये शास्त्र विरचित नहीं है। शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वर्तमान युगों में कुछ वादिगण उसके अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये उनके अल्पज्ञता का सूचक है। तुलसीदास जी के दृष्टि में समस्त मानव मात्र के प्रति भगवान की कृपा होती है। सबकी उद्धार की कामना से उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया है। कि जिस समय शैव और वैष्णव इन दोनों का घोर विवाद चल रहा था तो उसमें समन्वय स्थापित करने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। इसलिए उनके द्वारा कुछ लिखे हुए वक्तव्य को किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण मानना ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपनी अल्पज्ञता को ही व्यक्त करता है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय आज से आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देशवासियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद कर उन पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए भारत सरकार ने यह पहल की है। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में एक भव्य कार्यक्रम में इसका समापन होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सभी देशवासियों से
अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया था। भारत का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है जो इसके वीरों की अदम्य वीरता, शौर्य, बलिदान, तपस्या, युद्ध और विजय की गाथाओं से भरा हुआ है। भारत माता के ऐसे ही महान सपूतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को प्रेरित किया और देशवासियों में गर्व की भावना पैदा की। आइकॉनिक इवेंट्स सप्ताह के दौरान मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से जुड़े स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भले ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन कई राज्य सरकार कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। इसी कड़ी में केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश में दुकानों, थिएटर और किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। केरल सरकार की ओर से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए। देश के सभी राज्यों की तुलना में केरल में कोरोना के सक्रिय मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में मामले सक्रिय हैं। और पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के आज दूसरे दिन भी विचार विमर्श जारी है। आज 4 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें अर्बन सर्विस डिलीवरी में समावेशिता कैसे लाई जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा भविष्य के शहरों के लिए प्रशासन की क्षमता निर्माण की संरचना पर फ्रेमवर्क तैयार करने पर बात होगी। इंफ्रा ट्रैकर 2.0 को लागू करने और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य को अंतिम रूप देने पर सहमति बन सकती है। बैठक के बाद G20 बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को पुणे की विरासत और संस्कृति से भी रूबरू कराया जा रहा है। इन सभी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक देखी। इनमें शिव वंदना, मर्दानी खेल, वाग्या मुरली, गोंधल, लावड़ी, कर पल्लवी जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल रहे। कलाकारों ने महान मराठा साम्राज्य की मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। और सहयोगी मेघना हमारे साथ पुणे से जुड़ रही हैं। मेघना, साफ तौर पर अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण पूरा ये आयोजन है, और ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा चल रही है? जी देखिए गौरव, जो चर्चाओं का दौर है वो लगातार जारी है। हम जानते हैं कल और आज 2 दिन मिलाकर 7 सेशंस होने हैं। आज 4 सेशन शेड्यूल्ड हैं, जिनमें से लगातार जो चर्चा परिचर्चा जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है, टोन सेट होगा। आगे की बैठकें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो है फाइनेंस ट्रैक की बैठकों के अंतर्गत आता है, और ऐसे में ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अर्बनाइजेशन अहम चुनौती है। उसके साथ ही हमने अभी आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से डेलीगेट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साफ तौर पर इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। खास तौर पर सर, कल भी एक हेरिटेज वॉक होने वाली है, और जो बीता हुआ कल हमने देखा कि बहुत बेहतरीन लावणी नृत्य, मर्दानी खेल और एक कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा डेलीगेट्स को देखने मिला। क्या कहेंगे, क्या खास रहेगा? और इस जिले के पालक मंत्री के नाते कल दिन भर का सारा कार्यक्रम यशस्वी होने के बाद शाम को, क्योंकि कंटेंट में तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते, जो पार्टिसिपेंट है वही उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है। शाम को जब कल्चरल प्रोग्राम्स और डिनर था, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम का आनंद लिया, स्वयं नाचे हमारे ढोल ताशा और लेजिम पर, तो हमको बहुत खुशी हुई। आज भी उनका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उनमें तो हम इन्वॉल्व नहीं हो गए, लेकिन उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए हम गत 2 महीने से लगे हैं। कल हेरिटेज वॉक है, जिसमें पुणे सिटी में तो काफ़ी विशेषता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भूमि है, लोकमान्य तिलक जी की भूमि है, महात्मा ज्योतिराव फुले की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिन्होंने यहाँ हेवी एक्टिविटी नहीं की। तो उसमें से काफ़ी हेरिटेज वॉक में दिखाने लायक चीज़ें हैं, जिसमें दगड़ूशेठ गणपति है, जो पूरे महाराष्ट्र में जिस गणपति को माना जाता है। फिर लाल किला है, जिसकी एक बड़ी ऐतिहासिक परंपरा है। शनिवार वाड़ा है, विश्राम वाड़ा है। ऐसे सारे
शहर के प्रमुख चीज़ें सेंट्रली दिखाने की व्यवस्था है, जो डेलीगेट्स आज नहीं जाएंगे, रहेंगे। लेकिन उनको इंटरेस्ट इतना क्रिएट हुआ है कि उन्होंने नॉट ओनली पुणे, नज़दीक के कई प्लेसेस को सिलेक्ट किया है। उन्होंने अपना यहाँ का जो स्टे है उसको एक्सटेंड किया है, तो वहाँ के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। सर, यहाँ पर एक और अहम बात, जिस तरीके से अन्य सिटीज़ में देश भर में ऐसी बैठकें हो रही हैं, किस तरीके से देखते हैं सांस्कृतिक तौर पर और भारत को शोकेस करने के तौर पर इस एक इनिशिएटिव को G20 के जो अंतर्गत लिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5000 साल पहले और 5000 साल पहले यह ईस्वी सन 1200 तक जो विश्व गुरु की स्थिति इस देश की थी, जो आक्रमणों के बाद ध्वस्त हो गई, उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। देश में 40 शहरों में ये जो इनका चिंतन चलेगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, उसमें महाराष्ट्र में 4 शहर चुने गए हैं, मुंबई, पुणे, संभाजीनगर और नागपुर। मुंबई का एक सेशन उनका हो गया और 2 हो गए, पुणे का आज पूरा हो जाएगा और 2 हो गए, और संभाजीनगर, नागपुर। इन सारे प्लेसेस में वो तो बंद कमरे में चिंतन करेंगे, लेकिन अलावा चिंतन जब वो शहर को देखेंगे उनको ध्यान में आएगा। जैसे कल यूनिवर्सिटी देखने के बाद वो हैरान हो गए, ये बोले क्या है यूनिवर्सिटी इतने बड़ा कैंपस होता है। तो एक दूर से जो एक मत भारत के बारे में था, यहाँ तो लोग आदि अवस्था में रहते हैं, ये जादू टोने पर विश्वास रखते हैं, तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। मोदी जी जैसे जैसे दुनिया में घूमते रहे तो शुरू में लोगों को ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा जाते हैं, देश का विचार करो, लेकिन अपने देश को पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश करने का उनका प्रयत्न यशस्वी हुआ है। तो एक तरीके से देखिए, ना केवल यहाँ पर बैठकों का दौर, चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है, बल्कि उसके साथ ही किस तरीके से इंडिया की सॉफ्ट पावर को शोकेस किया जा सके, उसका एक बेहतरीन एक कह सकते हैं स्केड्यूल भी तैयार किया गया है, खास तौर पर जो डेलीगेट्स आए हैं। हालांकि आज तकरीबन 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है, जो कि इस 2 दिन की जो बैठक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है, उसके बारे में एक तरीके का कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है गौरव, जिसमें और ज्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन बाहर आएगी कि क्या क्या डायरेक्शंस में चर्चा हुई है। क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस को भी टैकल करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, और हम आपसे उस समय भी सारी जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। और बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा जो सत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं और जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है वो काफ़ी प्रभावी हैं। तो ऐसे में हम आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में आज G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिनों की बैठक का आज आखिरी दिन है, और आज भी कई महत्वपूर्ण सत्र हो रहे हैं। 2 दिन की बैठक में दुनिया भर के मंत्री और विषय विशेषज्ञ वैश्विक सुशासन और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, नैतिक मूल्यों और शुभता के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। थिंक 20 सम्मेलन का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसके अलावा बैठक में शामिल मेहमान विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप का भ्रमण करेंगे। और भोपाल से अजीत द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, साफ तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की जब बात करते हैं तो किस तरह की नीतियां यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रही हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए आज दूसरा दिन है और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। कल की अगर बात करें तो कल देखिए बैलूच पे बात की गई कल, और किस तरीके से पर्यावरण को साथ लेकर विकास किया जा सकता है, पर्यावरण के अनुकूल विकास किया जा सकता है, इस पर बात हुई है। आज अगर बात करें तो आज 2 प्रिलिमिनरी और एक वैलिडिक्टरी सेशन होगा, साथ ही एक राउंड टेबल भी डिस्कशन रखा गया है, जिसमें कि ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर बात की जाएगी कि ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस किस तरह का हो, किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने वाली जो गवर्नेंस हो, किस तरीके से जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं वो किस तरीके से अप्लाई किया जाए। और ये एक आज बहुत महत्वपूर्ण आज बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात हमेशा से होती रही है, तो ग्लोबल गवर्नेंस किस तरीके से गुड गवर्नेंस में बदले, किस तरीके से जो गवर्नेंस का तरीका है वो लोगों के लिए ज्यादा हितकारी हो, ज्यादा फायदेमंद हो, इस पर बात होगी। और कहीं ना कहीं देखिए गवर्नेंस का बहुत ज्यादा आर्थिक मामलों से जुड़ाव होता है, क्योंकि जो
अगर जो प्रशासन होता है कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों को भी प्रभावित करता है, तो निश्चित तौर पे अगर गवर्नेंस की बात होती है उसमें तमाम चीजें उसमें आ जाती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो व्यवहारिक रूप में जो भी चीजें होती हैं समाज में। तो कोशिश की जा रही है कि ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से अप्लाई किया जाए और इसके लिए गुड गवर्नेंस या हम कह सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस को किस तरीके से जो देश है वहाँ पर जहाँ पे अभी इतना ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस को लेकर बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं है या वहाँ पे या उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई सहायता की आवश्यकता है तो वो देश जो कि जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, भारत जैसे देश जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा गवर्नेंस दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से इसको उन देशों की मदद कर सकते हैं और ऐसे देश जो कि सक्षम है वो किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, इस पर बात होगी। और साथ ही जो इसकी खामियां हैं वो दूर करने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि राउंड टेबल पर सभी जो डेलीगेट्स बैठकर एक साथ चर्चा करें, एक साथ विचार विमर्श करें और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनको एड्रेस करें। इसके अलावा आज यहाँ पर यूथ कनेक्ट का एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि G20 में कोशिश की गई है कि जो विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें सहभागी बने, पार्टिसिपेट करें। तो आज जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है भोपाल में, वहाँ के कैंपस में ये डेलीगेट्स जाएंगे, वहाँ पर कार्यक्रम है और वहाँ पर एक डायलॉग होगा डेलीगेट्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वहाँ पर विचार विमर्श होगा, बातचीत वहाँ पर होगी। तो यूथ कनेक्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि देश भर की 1000 यूनिवर्सिटी में से 18 यूनिवर्सिटीज़ को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें कि भोपाल का जो है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय उनमें से एक है। तो ये एक कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद जो शाम के समय जो है इसका पूरा समापन होगा, जो कि राज्यपाल जो है यहाँ पर ये आज जो औपचारिक रूप से ये जो 2 दिनों की जो बैठक पूरी चली है उसका समापन करेंगे। तो निश्चित तौर पे 2 दिनों का जो ये मंथन हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसमें निकल के सामने आए। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज किस तरीके से ऐड की जाए, किस तरीके से पर्यावरण के समन्वित रूप से विकास किया जाए। ऐसे में जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें तमाम अप एंड डाउन देखे गए, वित्तीय स्थिरता को लेकर किस तरह का मॉड्यूल यहां पर पेश किया जा रहा है, चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें। देखिए बिल्कुल, देखिए वित्तीय स्थिरता को देखिए हमेशा बात होती है कि किस तरीके जो विकसित देश है वो किस तरीके से जो विकासशील देश है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं आर्थिक रूप से। और वित्तीय स्थिरता के लिए व्यापार किस तरीके से एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, किस तरीके से मदद के रूप में, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं या G20 के बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट कंट्री है जो वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इतनी ट्रेड एंड कॉमर्स इतना अच्छा नहीं है। तो विकसित देश किस तरीके से मदद कर सकते हैं, विकासशील देश किस तरीके से या जो अभी अंडर डेवलप कंट्री हैं वो किस तरीके से सहयोगी बन सकते हैं, तमाम उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो संसाधन है उनका समुचित तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से तकनीक का उपयोग करके विकसित देशों के साथ विकासशील देश कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें मुद्दे इसमें डिस्कस हो रहा है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो इशूज है ये कहीं ना जब एड्रेस होगा तो कुछ निश्चित तौर पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें निकल के आएंगी कि जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वो पाटने में कहीं ना कहीं काम ये एक बहुत ठीक है। अजीत, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये पूरा सत्र है और ऐसे में हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आपको बता दें कि अगली खबर का रुख करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से है। और आप ये देखिए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सीधे वहां का रुख करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नमस्कार मित्रों, अनिल जी, संजय जी मेरे साथ हैं। मित्रों, आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का दूसरी दिवस है। कल उद्घाटन के उपरांत राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई थी। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय V मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर
इस प्रस्ताव की कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं। पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ, सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी मित्रों, देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। ये अपने आप में भारत को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, आत्मनिर्भर करना, सरकार की नीति का वो दिन हम लोग ना भूले। कोरोना की शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं, जिसको कहते हैं हेड ऑन किया था, टीका बनाने के बारे में भी देश के वैज्ञानिकों को मिला, उनसे समझा, उनको दिशा दर्शन दिया और टीका बनी, टीका लगी और भारत आज सुरक्षित है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था? जब हमें दायित्व मिला, हम फ्राजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में भारत 10वें स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमूर्त काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमूर्त महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से गुलामी की हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। कोरोना के कष्ट काल में भारत की एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके बारे में हमने दायित्व लिया। मोदी जी ने योजना बनाई, चिंता की। आज खाद्य सुरक्षा योजना के उपरांत 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देश की जनता को, 80% जनता को दिया गया। और आज तो संपूर्ण मुफ्त में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, जो कुछ मूल्य होता था उसको शून्य करके बिना मूल्य की व्यवस्था कर दी गई है। आज विश्व की सकल जीडीपी के घरेलू उत्पादन में भारत 2014 में जब 2.6% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो आज बढ़ के 3.5% तक पहुंची है। मित्रों, ये इससे बढ़िया संजोग आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे कुछ नहीं हो सकता है। देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है,
2014 और 22 की अगर हम तुलना करें, लगभग 22.6% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। उस आर्थिक सशक्तिकरण के कारण वो पैसा गया कहां? आज जिला केंद्र में डायलिसिस हो रहे देश में, हार्ट स्टेंट और अन्य जरूरी हेल्थ रिलेटेड वस्तुओं की कीमत घटी है। देश में 5000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले गए हैं। आज देश की 16 करोड़ छोटे उद्यमी 7,74,000 करोड़ रुपया की मदद मुद्रा योजना में सरकार के कारण ले पाए हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, इसके एक नया पैमाना आज खड़ा हुआ है। मध्य वर्गीय लोगों की घर बनाने की आकांक्षा के लिए ऋण देने की स्लैब को बढ़ाया गया और सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। मित्रों, आज वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज सरकार की एक प्राथमिक नीति बन चुकी है। अर्थनीति के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब के कारण देश की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते थे, बंदरगाह था, विमान अड्डा था, लेकिन आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे भारत के अंदर इनलैंड वाटर को बढ़ाते हुए क्रूज टूरिज्म डेवलप हो। यह सिर्फ किताबी बातें अभी नहीं रहा है, ये सब देश के अंदर जिला केंद्र, कमिश्नरेट, हेडक्वार्टर में यह उसका अनुभव देश की मध्य वर्गीय नागरिक, सामान्य नागरिक लेना शुरू कर दिया है। मित्रों, कभी देश में नौजवानों की भविष्य को लेके हम सब चिंतित होते थे। रोजगार, स्वरोजगार, ये विषय चर्चा में रहती थी। पिछले कोरोना के समय में देश में स्टार्टअप्स की दुनिया की, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 8 साल के अंदर मैं पिछले 2 साल की बात को उल्लेख करना चाहूंगा। आज देश की नौजवान जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहा है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, अभी हमारे प्रस्तावकों ने कई उदाहरण दिया। देश की नौजवान अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उद्यमी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण योजना जब कोरोना आई, 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज से लेके सेक्टर स्पेसिफिक इंडियन मार्केट की उत्पादन को पूरा करने के लिए, देश की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक नई चाल बिछाया गया है, जिसके कारण देश में रोजगार, स्वरोजगार की नंबर बढ़ रहे हैं। यह अनुमान किया गया कि देश की अगर लॉजिस्टिक को सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, रिफॉर्म्स के माध्यम से देश निवेश के लिए आकर्षक स्थान होगा। गति शक्ति योजना उसकी परिणाम है। देश में नया लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया। राज्य सरकारों को, भारत सरकार की विभिन्न विभागों को, देश की उद्योग जगत को
पहली बार एक गति शक्ति फ्रेमवर्क में जोड़ने की व्यवस्था किया गया है। डीबीटी आज पिछले 8 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 22.6 लाख करोड़ रुपया की डीबीटी दिया गया है लोगों को। कभी आप कल्पना करिए, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो गरीब की जेब में 15 पैसा जाता था। आज 1 रुपया भेजे तो चंद मिनट के अंदर उसके जेब में 1 रुपया चला जाता है, जिसके हिसाब में आपके सामने मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि को गिनाते हुए दे रहा हूं। 22.6 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों में गया है। मित्रों, ऐसे ही एकलव्य विद्यालय माध्यम से विशेष करके वनवासी आदिवासी लड़कों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए, खेल में उत्कृष्टता खड़ा करने के लिए आज 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। उनके लिए सीधा भारत सरकार की स्कीम लागू किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मित्रों, सारे अर्थनैतिक पॉलिसी के कारण न केवल भारत सशक्त हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, उसके अंदर उसके कारण देश में जो एक चेतना आई है, आज सामाजिक उपलब्धियों की नई पैमाना हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस दिशा में है। सोमनाथ की विकास कार्य, हिमालय में केदारनाथ धाम की पुनर्निर्माण, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र की तमाम विकास कार्य की जा रही है। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आधुनिक सुविधाएं का विस्तार किया गया है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को हेरिटेज लाइटिंग यानी सोलार लाइट से, सोलार एनर्जी से लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है। मां महाकाली शक्तिपीठ और जैन विरासत के लिए प्रसिद्ध गुजरात की पावागढ़ की पुनरुद्धार किया गया है। स्वदेश और प्रसाद योजना के तहत देश की पर्यटन की एक नया डेफिनेशन किया गया है और इस सामाजिक जागृति में प्रधानमंत्री जी ने कई बार उसको बड़े विनम्रता के साथ लोगों को अपील किया है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी है। दिल्ली की राजपथ को अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। आजादी के अमृत महोत्सव ने प्रधानमंत्री जी ने उस राजपथ की नाम को बदल के कर्तव्य पथ किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य प्रतिमा आज उस राजपथ की शोभा बढ़ा रही है। मित्रों, आज डिजिटल इनिशिएटिव्स के कारण विश्व में जो नया लीडरशिप इमर्ज कर रहा है, भारत धीरे धीरे एक उत्पादनकारी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है डिजिटल कैपेसिटी के कारण। कोविन ऐप उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया में यह व्यवस्था कहीं नहीं है। टीका लगाओ और सेकेंड्स के अंदर आपकी मोबाइल फोन पे डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाए, जिसको आप प्रिंट आउट करके आपकी
देश दुनिया में जाने आने में, देश के अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे लेकर आज देश में भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया की लीडर बना हुआ है। आज अगर 100 रुपया डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है दुनिया में तो 40 रुपया केवल भारत में ही होती है। दिसंबर महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन की नई ऊंचाई हम सबको अनुभव दिया है। यह केवल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, भारत की लोगों की टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी, सामान्य लोगों, जब प्रधानमंत्री जी ने 7 साल पहले ये कहा था हम डिजिटल इंडिया की इनिशिएटिव लेंगे, तब लोगों ने उनको, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने ना समझ के, जैसे उनके अभ्यास रहता है गाली दे देना, उन्होंने टिक्का किया था, परिहास किया था। वो आज उसका आनंद ले रहे हैं। मित्रों, मैं खुद के अनुभव बताऊं, 1 जनवरी को मैं खुद ही कहीं ट्रैफिक में फंस के जब गाड़ी से उतर के ऑटो में गया, मेरे चिंता पहले आई, ऑटो में तो बैठ गया, कैसे मैं उसको उसकी भाड़ा दूं। मेरे पीएसओ को पूछा आपके पास भाड़ा है क्या? बोला मेरे पास भी कैश नहीं है। फिर हमने उनको पूछा, हमारी दुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई चिंता मत करिए, वो पूछा हमको आपके पास फोन पे पेमेंट करने की व्यवस्था है कि नहीं है। मेरे पास तो नहीं था, मेरे पीएसओ के पास था। हमने 100 रुपया की पेमेंट 1 जनवरी को पे करके मैं सुखद अनुभव लिया। ये भारत की नई डिजिटल कैपेसिटी की सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। भारत में कहीं भी जाइए, वो रेडी पटरी वाला से लेके हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन की पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। आने वाले दिनों में विश्व की अर्थनीति भारत की इस मॉडल को अडॉप्ट करने वाला है। मित्रों, आज सुखद संजोग है, वैश्विक नेतृत्व भारत ले रहा है। आज एक अलग से प्रस्ताव पारित हो रहा है, लेकिन आज एक ही लाइन में कहूं, आज इस प्रस्ताव ने, अर्थनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव ने G20 की सफल प्रेसिडेंसी के लिए, जिसकी काम अभी शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहना किया है, उनको प्रशंसा किया है। मित्रों, मैं अगर एक विषय पे आज की हमारी अर्थनीति और सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रस्ताव में कहूं, भारत एक समय में एक कुंठित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। आज भारत में कोई नीति बनती थी तो चंद लोगों के लिए नीति बनती थी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए व्यग्रता, उसके लिए सारे बाकी चीज होता था। आज प्रधानमंत्री की इस नीतियों के कारण आज एक सैचुरेशन की अर्थव्यवस्था यानी सबके लिए करना होगा। स्कीम चंद लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए। गांव में जितने लोग हैं, जितने गरीब हैं, जितने मध्यवर्गीय, सभी के लिए आज एक पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तृप्ति की जिम्मेवारी को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कार्य समिति जो प्रस्ताव को पारित किया प्रधानमंत्री जी की सफल नीति के कारण, कुछ विषय आपके सामने मैंने उल्लेख किया। मोदी सरकार के अंतर्गत गरीबों के अधिकार से सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की कदम, ये प्रस्ताव मैं आपके सामने उपस्थापित किया। कोई प्रश्न हो तो शैलेंद्र डीडी न्यूज। सर, आपने कहा कि G20 में सफल नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की गई है। जो प्रस्ताव आया सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव, क्या अलग से G20 पर भी प्रस्ताव आएगा और उस पर बाद में बताएंगे? आएगा, जयशंकर जी उसकी प्रस्ताव एक कर रहे हैं। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। बार बार केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पे घेरता है और कहता है कि केंद्र सरकार उसके लिए और आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या इस प्रस्ताव में कुछ चिंता व्यक्त की गई? देखिए, मैं सारे प्रस्ताव में और भी डिटेल है जो आपको थोड़ी देर में मिलेगा। देखिए, ये विपक्ष को मैं गणतंत्र में, प्रजातंत्र में उसकी आलोचना को पॉजिटिव स्पिरिट में लेता हूं। उनको तो भी कुछ काम होनी चाहिए, उनको करने दीजिए। विश्व की एक भी देश नहीं है, एक भी बड़ा अर्थशास्त्री नहीं थे, मैं वो दिन भुलाने, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड भी मिला है दुनिया में। उन्होंने 2020 में मोदी जी की नीति को आलोचना किया था।
और आज इस परिस्थिति में भी अभी अभी मुद्रास्फीति की दर विश्व की अन्य देशों की तुलना में, डेवलप्ड देशों की तुलना में आदर्श की स्थिति में है। यही अपने आप में हमारा एक जिम्मेवार वाला अर्थनीतिक मॉडल का प्रमाण है। दुनिया की समस्या है, उसके अंदर भारत तुलनात्मक दूसरे, जब हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, जब ग्लोबल फूड चेन डिसरप्ट हो गया, उसके अंदर भी भारत की अर्थनीति मजबूत पैर पे खड़ा है। इसलिए हमने 5th पोजीशन पे यहां आया है। देवेंद्र पलासर, लीज मैथ्यू। I would like to ask you, what do you mean by this politics of saturation and governance of saturation in the context of this cry over this inflation as well as unemployment? देखिए, मैंने कहा लीज जी कि आज देश की नौजवान में तुलना करके आपको कह रहा हूं, इतने यंग एंटरप्रेन्योर पिछले दिनों में नहीं निकलते थे। आज देश की नौजवान जॉब प्रोवाइडर बन चुका है। डिजिटल इकोनॉमी की नई नेटवर्क आ गई है। जब हम पॉलिटिक्स गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमको याद आती है। हर घर में नल में जल पहुंचाने की बात याद आती है। हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए बात आती थी। आखिर देश की आजादी के 70-72 साल के बाद करोड़ों की संख्या में घर ना हो, बिजली ना पहुंचे, स्वच्छ ईंधन ना पहुंचे, बैंक खाता ना खुले, जिसको पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और इस बीच में मैं खुद ही का एक विषय भूल गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारी नव जागृति का एक बहुत बड़ा सुधार की पॉलिसी है। इसी को हमने कहा, विशेष करके जो 2-3 उदाहरण मैंने बताया, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ऑल दीज आर ग्लोबल इश्यूज। भारत को मैं अगर कंपैरेटिव स्थिति में खड़ा करूं, हम आज बहुत मजबूती की स्थिति में खड़े हैं। मित्रों, अभी कार्य समिति चल रही है, इसलिए आग्रह होगा, 2 लोग एक साथ बैठे हैं, विकास भदौरिया जी और अमित जी, शायद संयुक्त ही प्रश्न है, ले रहे हैं। सवाल ये है कि का जो राजनीतिक प्रस्ताव था, जिस पर कहा गया कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगते हैं, कोर्ट ने भी उसका जवाब दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन ये भी सच है कि नोटबंदी के दौरान लोग लाइन पर खड़े थे, लोगों की जान गई। उसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन ऑटो यात्रा करने के बाद क्या आपने डिजिटल पेमेंट ऐप डाउनलोड किया? कौन सा किया? नहीं, मैंने नहीं किया अभी तक, कर लूंगा मैं। मित्रों, अगले सेशन में गौरव न्यूज 24 का भी प्रश्न लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर ये पूरा संबोधन कर रहे थे और साफ तौर पर जो सरकार की 8 साल की योजनाएं रही हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, वो यहाँ पर वो गिनवा रहे थे। चाहे वो कोविड-19 के समय की, अगर हम जब महामारी की बात करते हैं, उस दौरान की बात हो, इसके अलावा किस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है, और इसके अलावा किसानों के लिए और साफ तौर पर गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरह से उनका पूरा लाभ उन तक पहुंच रहा है, उसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण थी और तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें यहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हैं। इससे जुड़ी और भी जो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो आगे के बुलेटिन्स में भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।